8 तारीख में कोई इंसाफ नहीं है। ज़री इनकलाब के बाद के हज़ारों सालों में इंसानी तारीख को समझना एक ही सवाल पर आकर ठहरता है, इंसानों ने खुद को बड़े पैमाने पर ताउन के नेटवर्क्स में कैसे मुनज़्ज़म किया, जब उनके पास ऐसे नेटवर्क्स को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हयातियाती जबिलतें नहीं थीं। मुख्तसर जवाब यह है कि इंसानों ने तसव्वुराती निज़ाम इमेजिन ऑर्डन्स बनाए और स्क्रिप्ट्स ईजाद किए। उन दो ईजादात ने हमारी हयातियाती विरासत से रह जाने वाले खला को पुर किया। ताहम बहुत से लोगों के लिए उन नेटवर्क्स का ज़हूर एक मशकूक नेमत था। उन नेटवर्क्स को बरकरार रखने वाले तसव्वुराती निज़ाम ना तो गैर जानिबार थे और ना ही मुनसिफाना। उन्होंने लोगों को ख़याली गिरोहों में तकसीम किया, जिन्हें एक दर्जा बंदी हायरार्की में तरतीब दिया गया था। ऊपरी सतहों ने मुरात और ताकत का लुत्फ़ उठाया, जबकि निचली सतहें इम्तियाजी सलूक और जुल्म का शिकार हुई। हम्मुराबी का कानून, मिसाल के तौर पर, आला अफराद, आम लोगों और ग़ुलामों की एक तरजीही तरतीब पिकिंग ऑर्डन कायम करता है। आला अफराद को ज़िंदगी की तमाम अच्छी चीज़ें मिलती थीं। आम लोगों को वो मिलता था जो बच जाता था। ग़ुलामों को शिकायत करने पर मार पेट मिलती थी। तमाम मर्दों की मेसोवत के ऐलान के बावजूद 1776 में अमरीकियों के कायम करदा तसव्वुराती निज़ाम ने भी एक दर्जा बंदी कायम की। इसने मर्दों के दरमियान एक दर्जा बंदी पैदा की, जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, और औरतों को, जिन्हें इसने बेइख्तियार छोड़ दिया। इसने सफ़ेद फामों के दरमियान एक दर्जा बंदी पैदा की, जिन्होंने आज़ादी का लुत्फ़ उठाया, और सिया फामों और अमरीकी इंडियंस को, जिन्हें कम किस्म के इंसान समझा जाता था और इसलिए मर्दों के मसावी हुकूक में शरीक नहीं किया जाता था। ऐलान आज़ादी पर दस्तखत करने वालों में से बहुत से ग़ुलामों के मालिक थे। उन्होंने ऐलान पर दस्तखत करने के बाद अपने ग़ुलामों को आज़ाद नहीं किया और न ही उन्होंने खुद को मुनाफिक समझा। उनके ख़याल में मर्दों के हुकूक का निगरों से बहुत कम ताल्लुक था। अमरीकी निज़ाम ने अमीर और गरीब के दरमियान दर्जा बंदी को भी मुक़द्दस किया। इस वक्त के ज़्यादातर अमरीकियों को अमीर वालिदैन के अपने बच्चों को पैसा और कारोबार मुंतकिल करने से पैदा होने वाली अदम मेसोवत से बहुत कम मसला था। उनके ख़याल में मेसोवत का मतलब सिर्फ ये था कि अमीर और गरीब पर एक ही कवानीन लागू होते हैं। इसका बेरोज़गारी के फ़वाइद, मरबूत तालीम आ सेहत बीमा से कोई ताल्लुक नहीं था। आज़ादी के भी आज के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ मफ़हूम थे। 1776 में इसका मतलब ये नहीं था कि बेइख्तियार यकीनन सियाफ़ाम आ इंडियंस खुदा ना करे ख़वातीन ताकत हासिल कर सकते थे और इस्तेमाल कर सकते थे। इसका मतलब सिर्फ ये था कि रियासत गैर मामूली हालात के अलावा किसी शहरी की निजी मलकियत ज़ब्त नहीं कर सकती, इसे ये नहीं बता सकती कि इसके साथ क्या करना है। अमरीकी निज़ाम ने इस तरह दौलत की दर्जा बंदी को बरकरार रखा, जिसे कुछ खुदा का हुक्म समझते थे और कुछ फितरत के अटल कवानीन की नुमाइंदगी समझते थे। ये दावा किया जाता था कि फितरत मेहनत को दौलत से नवाजती है, जबकि काहली को सज़ा देती है। मेनदर्जा बाला तमाम इम्तियाज़ात आज़ाद अफराद और ग़ुलामों के दरमियान, सफ़ेद फामों और सिया फामों के दरमियान, अमीर और गरीब के दरमियान अफसानों में जुड़े हुए हैं। मर्दों और औरतों की दर्जा बंदी पर बाद में बहस की जाएगी। फिर भी ये तारीख़ का एक आहनी उसूल है कि हर तसव्वुराती दर्जा बंदी अपनी अफसानवी असलियत से इनकार करती है और ख़ुद को कुदरती और नागुज़ीर करार देती है। मिसाल के तौर पर, बहुत से लोग जिन्होंने आज़ाद अफराद और ग़ुलामों की दर्जा बंदी को कुदरती और सही समझा है, उन्होंने दलील दी है कि ग़ुलामी इंसानी ईजाद नहीं है। हम्मुराबी इसे देवताओं की तरफ से मुकर्रर करदा समझता था। एरिस्टाटल ने दलील दी थी कि ग़ुलामों की ग़ुलामाना फ़ितरत होती है, जबकि आज़ाद लोगों की आज़ाद फ़ितरत होती है। मुआशरे में उनकी हैसियत महज उनकी मारूसी फ़ितरत की अक्कासी है। नस्ली दर्जा बंदी के बारे में सफ़ेद फाम बालादस्ती वाइट सुप्रीमसिस्ट्स के हामियों से पूछे। और अब को नस्लों के दरमियान हयातियाती इख्तिलाफ़ात के बारे में एक छेदम साइंसी लेक्चर, सूडो साइंटिफिक लेक्चर सुनने को मिलेगा। अब को शायद बताया जाएगा कि काकिशेई खून, कॉकेजन ब्लड, जीन्स में कुछ ऐसा है जो सफ़ेद फामों को कुदरती तौर पर ज़्यादा ज़हीन, इखलाकी और मेहनती बनाता है। दौलत की दर्जा बंदी के बारे में एक कट्टर सरमायादार से पूछे, और अब को शायद ये सुनने को मिलेगा कि ये सलाहियतों में मरूज़ी इख्तिलाफ़ात का नागुज़ीर नतीजा है। इस नुक्ता नज़र में अमीरों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा काबिल और मेहनती होते हैं। लिहाजा किसी को परेशान नहीं होना चाहिए अगर अमीरों को बेहतर सेहत की देखभाल, बेहतर तालीम और बेहतर ग़िज़ायत मिलती है। अमीर लोग हर इस सहूलत के मुस्तहिक हैं जिससे वो लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अपार्टेट के डिवर की एक जनूबी अफ्रीकी साहिल पर लगी तख्ती, जिसमें इसके इस्तेमाल को सिर्फ सफ़ेद फामों तक महदूद किया गया है। हल्की जिल्द के रंग वाले लोग आमतौर पर गहरी जिल्द के रंग वाले लोगों के मुकाबले में धूप से जलने के ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। फिर भी जनूबी अफ्रीकी साहिलों की तकसीम के पीछे कोई हयातियाती मंतिक नहीं थी। हल्की जल वाले लोगों के लिए मखसूस साहिल कम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की खुसूसियत नहीं रखते थे। हिंदू जो ज़ात पात के निज़ाम पर अमल पैरा हैं, वो ये मानते हैं कि कायनाती कुव्वतों ने एक ज़ात को दूसरी से बरतर बनाया है। एक मशहूर हिंदू तख्लीकी अफसाने के मुताबिक देवताओं ने दुनिया को एक कदीम वजूद परविशा के जिस्म से तख्लीक किया। सूरज परविशा की आँख से, चांद तरविशा के दिमाग से, ब्रह्मन पुजारी इसके मुंह से, किश्तरी इसके बाजुओं से, वीशी किसान और ताजिर इसकी रानों से, और शूदर खिदमतगार इसके पैरों से तख्लीक हुए।
इस वजाहत को कबूल करे तो ब्राह्मणों और शूद्रों के दरमियान समाजी और सियासी इख्तिलाफात इतने ही कुदरती और अबदी है जितने सूरज और चांद के दरमियान इख्तिलाफात। कदीम चीनियों का मानना था कि जब देवी नोवा WA ने ज़मीन से इंसानों को तख्लीक किया तो इसने अशराफिया को उम्दा पीली मिट्टी से गूंधा, जबकि आम लोगों को भूरी कीचड़ से बनाया गया। फिर भी हमारी बेहतरीन समझ के मुताबिक ये तमाम दर्जा बंदियाँ इंसानी तखय्युल की पैदावार है। ब्राह्मण और शूदर वाकई देवताओं ने एक कदीम वजूद के मुख्तलिफ आज़ा से तख्लीक नहीं किए थे, बल्कि दोनों ज़ातों के दरमियान फ़र्क कवानीन और उसूलों से पैदा हुआ जो इंसानों ने शुमाली हिंदुस्तान में तकरीबन 3000 साल पहले ईजाद किए थे। अरस्तू के बरक्स ग़ुलामों और आज़ाद लोगों के दरमियान कोई मालूम हयातियाती फ़र्क नहीं है। इंसानी कवानीन और उसूलों ने कुछ लोगों को ग़ुलाम और दूसरों को आका बना दिया है। सियाह फामों और सफ़ेद फामों के दरमियान कुछ मरूज़ी हयातियाती इख्तिलाफ़ात हैं, जैसे जिल्द का रंग और बालों की किस्म, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये इख्तिलाफ़ात ज़हानत अखलाक़ियात तक फैले हुए हैं। ज़्यादातर लोग ये दावा करते हैं कि उनकी समाजी दर्जा बंदी कुदरती और मुनसिफाना है, जबकि दीगर मुआशरों की दर्जा बंदियाँ छूटे और मुज़हक्का ख़ुइज़ मेयारात पर मबनी है। जदीद मग़रिबियों को नस्ली दर्जा बंदी के ख़याल पर हंसना सिखाया जाता है। वो उन कवानीन से हैरान होते हैं जो सियाह फामों को सफ़ेद फामों के इलाकों में रहने, असफ़ेद फामों के स्कूलों में पढ़ने, असफ़ेद फामों के हस्पतालों में इलाज करवाने से मना करते हैं। लेकिन अमीर और गरीब की दर्जा बंदी जो ये हुक्म देती है कि अमीर लोग अलग और ज़्यादा पुरतयुश इलाकों में रहे, अलग और ज़्यादा बावकार स्कूलों में पढ़े और अलग और बेहतर सहूलतों वाले इदारों में तिब्बी इलाज हासिल करे, बहुत से अमरीकियों और यूरोपियों को बिल्कुल माकूल लगती है। फिर भी ये एक साबित शुदा हकीकत है कि ज़्यादातर अमीर लोग अमीर इस सादा वजह से हैं कि वो एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग अपनी ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे। बदकिस्मती से पेचीदा इंसानी मुआशरों को तसव्वुराती दर्जा बंदी और गैर मुनसिफाना इम्तियाज़ की ज़रूरत होती नज़र आती है। यकीनन तमाम दर्जा बंदियाँ इखलाकी तौर पर यकसा नहीं हैं और कुछ मुआशरों को दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा इंतहाई किस्म के इम्तियाज़ का सामना करना पड़ा। फिर भी उलमा किसी ऐसे बड़े मुआशरे को नहीं जानते जो इम्तियाज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सका हो। बार बार लोगों ने अपनी सोसाइटियों में आबादी को तसव्वुराती ज़ुमरों में तकसीम करके नज़्म कायम किया है, जैसे आला, आम और ग़ुलाम, सफ़ेद और सियाह, प्रशोज़ और पलबैज़, ब्राह्मण और शूदर, अमीर और गरीब। उन ज़ुमरों ने लाखों इंसानों के दरमियान ताल्लुकात को मुनज़्ज़म किया है, जिसमें कुछ लोगों को कानूनी, सियासी या समाजी तौर पर दूसरों से बरतर बनाया गया है। दर्जा बंदियाँ एक अहम काम अंजाम देती हैं। वो मुकम्मल अजनबियों को ये जानने के काबिल बनाती हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है, बग़ैर ज़ाती तौर पर वाक़िफ़ियत हासिल करने में वक्त और तवानाई ज़ाय किए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के टीगुमिलीन इग्मेलियान में हेनरी हिगिंस को एल्ज़ा डॉलिटल, इलाइज़ा डूलिटर से गहरा तारुफ कायम करने की ज़रूरत नहीं होती ये समझने के लिए कि इसे इसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। इसकी बात सुनते ही इसे पता चल जाता है कि वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती है जिसके साथ वो जो चाहे कर सकता है। मिसाल के तौर पर इसे अपनी शर्त में एक पगाद पौन के तौर पर इस्तेमाल करना कि एक फूल बेचने वाली लड़की को एक डिचेस बना दिया जाए। एक जदीद एल्ज़ा जो एक फ्लोरिस्ट की दुकान पर काम करती है, इसे ये जानने की ज़रूरत होती है कि रोज़ाना दुकान में आने वाले दर्जनों लोगों को गुलाब और ग्लेडियोलाई बेचने में कितनी कोशिश करनी है। वो हर फर्द के जायके और माली हालत के बारे में तफसीली पूछ कुछ नहीं कर सकती। इसके बजाय वो समाजी इशारों का इस्तेमाल करती है, जिस तरह से शख्स लिबास पहने हुए है, इसकी उम्र, और अगर वो सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है तो इसकी जिल्द का रंग। इस तरह वो फौरी तौर पर एक अकाउंटिंग फर्म के पार्टनर को जो महंगे गुलाब का बड़ा आर्डर दे सकता है और एक मैसेंजर लड़के को जो सिर्फ एक गुलदस्ता डेज़ी खरीद सकता है के दरमियान फ़र्क करती है। यकीनन कुदरती सलाहियतों में इख्तिलाफात भी समाजी इम्तियाज़ात की तश्कील में किरदार अदा करते हैं, लेकिन काबिलियत और किरदार के ऐसे तनव्वुआत आमतौर पर तसव्वुराती दर्जा बंदियों के ज़रिए मीडिएटेड होते हैं। ये दो अहम तरीक़ों से होता है। सबसे पहले ज़्यादातर सलाहियतों को परवान चढ़ाने और तरक्की देने की ज़रूरत होती है। हता कि अगर कोई शख्स किसी खास हुनर के साथ पैदा होता है तो वो हुनर आमतौर पर छुपा रहेगा अगर इसे परवरिश, निखारा और इस्तेमाल न किया जाए। तमाम लोगों को अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और बेहतर बनाने का एक जैसा मौका नहीं मिलता। उन्हें ऐसा मौका मिलता है नहीं, ये आमतौर पर उनके मुआशरे की तसव्वुराती दर्जा बंदी में उनके मकाम पर मुनहसिर होगा। हैरी पॉटर एक अच्छी मिसाल है। इसे अपने मुमताज़ जादूगर ख़ानदान से अलग कर दिया गया और जाहिल मगल्स ने पाला। वो हागवर्ट्स में जादू के किसी तजर्बे के बगैर पहुंचता है। इसे अपनी ताकतों और मुनफरिद सलाहियतों का पुख्ता इल्म हासिल करने में 7 किताबें लगती हैं। दूसरा, यहाँ तक कि अगर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बिल्कुल एक जैसी सलाहियतें पैदा कर ले तो उनके लिए यकसा कामयाबी हासिल करने का इम्कान नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ उसूलों से खेल खेलना पड़ेगा। अगर बरतानवी हुक्मरानी वाले हिंदुस्तान में एक अछूत, एक ब्राह्मण, एक कैथोलिक आयरिश और एक प्रोटेस्टेंट अंग्रेज़ ने किसी तरह बिल्कुल एक जैसी कारोबारी जहानत पैदा कर ली होती तो भी उन्हें अमीर बनने का एक जैसा मौका नहीं मिलता।
इक्तिसादी खेल कानूनी पाबंदियों और गैर सरकारी ग्लेस सीलिंग्स से धांधली ज़दा था। शैतानी चक्कर तमाम मुआशरे तसव्वुराती दर्जा बंदी पर मबनी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक जैसी दर्जा बंदियों पर। इख्तिलाफात की वजह क्या है? हिंदुस्तानी रिवायती मुआशरे ने लोगों को ज़ात के मुताबिक, उस्मानी मुआशरे ने मजहब के मुताबिक और अमरीकी मुआशरे ने नस्ल के मुताबिक क्यों तकसीम किया? ज़्यादातर मामलात में ये दर्जा बंदी हादसाती तारीखी हालात के एक सीट के नतीजे में पैदा हुई और फिर कई नस्लों तक इसे बरकरार रखा और बेहतर किया गया, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रोहों ने इसमें अपने मुफादात वेस्टेड इंटरेस्ट्स पैदा कर लिए। मिसाल के तौर पर बहुत से स्कॉलर्स ये फ़र्ज़ करते हैं कि हिंदू ज़ात पात का निज़ाम इस वक्त तश्कील पाया जब हिंदियारा लोग तकरीबन 3000 साल पहले बसगीर पाक व हिंद पर हमला आवर हुए और मकामी आबादी को महकूम बना लिया। हमला आवरों ने एक दर्जा बंदी वाला मुआशरा कायम किया, जिसमें उन्होंने यकीनन अहम ओहदे पुजारी और जंगजू संभाले और मकामी लोगों को खिदमतगारों और ग़ुलामों के तौर पर रहने दिया। हमला आवर, जो तादाद में कम थे, अपने मुराद याफ्ता हैसियत और मुनफरिद शनाख्त खोने से डरते थे। इस खतरे को रोकने के लिए उन्होंने आबादी को ज़ातों में तकसीम किया, जिनमें से हर एक को मुआशरे में एक मखसूस पेशा इख्तियार करने, एक मखसूस किरदार अदा करने की ज़रूरत थी। हर एक की मुख्तलिफ कानूनी हैसियत, मुराद और फ़राइज़ थे। ज़ातों का इख्तिलात, समाजी तामुल, शादी, हत्ता के खाने का इश्तिराक ममनू था, और इम्तियाज़ात सिर्फ कानूनी नहीं थे, वो मजहबी अफसानों और अमल का एक मौरूसी हिस्सा बन गए। हुक्मरानों ने दलील दी कि ज़ात पात का निज़ाम एक इत्तिफ़ाक़ी तारीख़ी तरक्की के बजाय एक अद्दी कायनाती हकीकत की अक्कासी करता है। पाकीज़गी और नापाकीज़गी के तसव्वुरात हिंदू मजहब के ज़रूरी अनासिर थे और उन्हें समाजी अहराम को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुत्तकी हिंदुओं को सिखाया जाता था कि किसी मुख्तलिफ ज़ात के अफराद के साथ राब्ता न सिर्फ उन्हें ज़ाती तौर पर बल्कि पूरे मुआशरे को नापाक कर सकता है और इसलिए इससे नफ़रत की जानी चाहिए। ऐसे ख़यालात हिंदुओं के लिए शाज़ और नादिर ही मुनफरिद हैं। तारीख़ भर में और तकरीबन तमाम मुआशरों में आलूदगी और पाकीज़गी के तसव्वुरात ने समाजी और सियासी तक़सीम को नाफिज करने में एक अहम किरदार अदा किया है और उन्हें बहुत से हुक्मरान तबकात ने अपने मुराद को बरकरार रखने के लिए इस्तेहसाल किया है। ताहम आलूदगी का खौफ पादरियों और शहजादों का मुकम्मल झूठ नहीं है। इसकी जुड़े गालिबन हयातियाती बका के मैकानिज़्म में है, जो इंसानों को मुमकिना बीमारी फैलाने वालों जैसे बीमार अफराद और मुर्दा जिस्मों के तन एक फितरी नफ़रत महसूस कराते हैं। अगर आप किसी इंसानी गिरोह को अलग थलग रखना चाहते हैं, ख़ातीन, यहूदी, रोमा, हम जिन्स परस्त, सियाफाम, तो ऐसा करने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबको ये यकीन दिलाया जाए कि ये लोग आलूदगी का ज़रिया है। हिंदू ज़ात पात का निज़ाम और इससे मुताल्लिक़ पाकीज़गी के क़वानीन हिंदुस्तानी सक़ाफ़त में गहरे जड़ पकड़ गए। हिंदियारा हमले के भूल जाने के बहुत बाद तक हिंदुस्तानी ज़ात पात के निज़ाम पर यकीन रखते रहे और ज़ातों के इख्तिलात से पैदा होने वाली आलूदगी से नफ़रत करते रहे। ज़ातें तब्दीली से महफूज नहीं थीं। दरहकीकत वक्त गुजरने के साथ बड़ी ज़ातें ज़ैली ज़ातों में तकसीम हो गईं। बिलाखिर असल 4 ज़ातें 3000 मुख्तलिफ ग्रोहों में बदल गईं, जिन्हें जाति कहा जाता था, लुग़वी मानी पैदाइश। लेकिन ज़ातों की ये कसरत निज़ाम के बुनियादी उसूल को तब्दील नहीं करती थी, जिसके मुताबिक हर शख्स एक ख़ास रुतबे में पैदा होता है और इसके क़वायद की किसी भी खिलाफ वर्जी से शख्स और मजमूई तौर पर मुआशरा नापाक होता है। एक शख्स की जाति इसके पेशे, वो खुराक जो वो खा सकता है, इसके रिहायशी मकाम और इसके अहल शादी के साथियों का तयन करती है। आम तौर पर एक शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर शादी कर सकता है और नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे वो हैसियत विरासत में पाते हैं। जब भी कोई नया पेशा तैयार हुआ, लोगों का कोई नया गिरोह मंजर आम पर आया, उन्हें हिंदू मुआशरे में एक जायज़ मकाम हासिल करने के लिए एक ज़ात के तौर पर तस्लीम किया जाना पड़ता था। वो गिरोह जो एक ज़ात के तौर पर पहचान हासिल करने में नाकाम रहे, वो लफ्ज़ी तौर पर अछूत थे। इस तबकाती मुआशरे में वो सबसे निचली सतह पर भी नहीं थे, वो अछूत के नाम से जाने गए। उन्हें दूसरे तमाम लोगों से अलग रहना पड़ता था और ज़िल्लत आमेज़ और घिनौने तरीकों से गुजारा करना पड़ता था, जैसे कबार के खेरों से सिक्रेट मवाद छांटना। हत्ता के सबसे निचली ज़ात के अरकान भी उनसे मिलने जलने, उनके साथ खाने पीने, उन्हें छूने और यकीनन उनसे शादी करने से गुरेज करते थे। जदीद हिंदुस्तान में शादी और काम के मामलात पर आज भी ज़ात पात के निज़ाम का बहुत ज़्यादा असर है। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत ने ऐसी तफरीक़त को ख़त्म करने और हिंदुओं को ये यकीन दिलाने की तमाम कोशिशें की हैं कि ज़ातों के इख्तिलात में कुछ भी नापाक नहीं है। अमरीका में पाकीज़गी एक ऐसा ही शैतानी चक्कर जदीद अमरीका में नस्ली दर्जा बंदी को बरकरार रखता था। 16वीं से 18वीं सदी तक यूरोपी फ़ातिहीन ने लाखों अफ्रीकी ग़ुलामों को अमरीका की कानों और बागात में काम करने के लिए दरामद किया। उन्होंने अफ्रीका से ग़ुलाम दरामद करने का इंतखाब किया बजाय यूरोप मशरक़ी एशिया से 3 हालात पर मबनी अवामिल की वजह से। सबसे पहले अफ्रीका करीब था, इसलिए सेनेगाल से ग़ुलाम दरामद करना वियतनाम से सस्ता था। दूसरा, अफ्रीका में पहले ही ग़ुलामों की एक अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता तिजारत मौजूद थी। ग़ुलामों को बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता को बरामद किया जाता था, जबकि यूरोप में ग़ुलामी बहुत नायाब थी। मौजूदा बाज़ार में ग़ुलाम खरीदना ज़ाहिर है एक नया बाज़ार शुरू से बनाने से कहीं ज़्यादा आसान था। तीसरा और सबसे अहम, वर्जीनिया
हिटी और ब्राज़ील जैसी जगहों पर अमरीकी बागात मलेरिया और येलो फीवर से मुतासिर थे, जो अफ्रीका से पैदा हुए थे। अफ्रीकियों ने नस्लों के दौरान उन बीमारियों के खिलाफ जाज़वी जीनियाती कुव्वत मुदाफ़ियत पार्शल जेनेटिक इम्यूनिटी हासिल कर ली थी, जबकि यूरोपी मुकम्मल तौर पर बेदिफा थे और बड़ी तादाद में मरते थे। निजता एक बाग के मालिक के लिए यह ज़्यादा दानिशमंदी थी कि वो अपना पैसा एक अफ्रीकी गुलाम पर लगाए बजाय एक यूरोपी गुलाम मुआहदा शुदा मजदूर पर। मुतज़ाद तौर पर जीनियाती बरतरी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिहाज से समाजी कमतर हैसियत में बदल गई। इसी वजह से कि अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय आबगोहवा ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में यूरोपियों से ज़्यादा तंदुरुस्त थे। वो यूरोपी आकाओं के गुलाम बनकर रह गए। उन हालात पर मबनी अवामिल की वजह से अमरीका के उभरते हुए नए मुआशरों को सफ़ेद फार्म यूरोपियों की एक हुक्मरान ज़ात और सियाह फार्म अफ्रीकियों की एक महकूम ज़ात में तकसीम किया जाना था। लेकिन लोग ये कहना पसंद नहीं करते कि वो किसी खास नस्ल के गुलामों को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि ये इक्तिसादी तौर पर फ़ायदेमंद है। हिंदुस्तान के आर्याई फ़ातिहीन की तरह अमरीका में सफ़ेद फार्म यूरोपी सिर्फ इक्तिसादी तौर पर कामयाब ही नहीं बल्कि मुत्तकी, मुनसिफ और मारूजी भी नजर आना चाहते थे। इस तकसीम को जायज़ ठहराने के लिए मजहबी और साइंसी अफसानों को खिदमत में लाया गया। माहिरीन इलहियात ने दलील दी कि अफ्रीकी हाम नू के बेटे की नस्ल से है, जिसे इसके बाप ने लानत दी थी कि इसकी औलाद गुलाम होगी। माहिरीन हयातियात ने दलील दी कि सियाह फार्म सफ़ेद फार्मों से कम ज़हीन है और उनका इखलाकी एहसास कम तरक्की याफ्ता है। डॉक्टरों ने इल्ज़ाम लगाया कि सियाह फार्म गंदगी में रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, दूसरे अल्फाज में वो आलूदगी का जरिया है। उन अफसानों ने अमरीकी सकाफत में और मगरबी सकाफत में आमतौर पर एक गहरा असर डाला। उन हालात के गायब होने के बहुत बाद तक भी ये अपना असर बरकरार रखे हुए थे जिन्होंने गुलामी को जन्म दिया था। 19वीं सदी के अवाइल में शाही बरतानिया ने गुलामी को गैर कानूनी करार दिया और बहर अक़यानूस की गुलाम तिजारत को रोक दिया, और इसके बाद की दिहाइयों में पूरे अमरीकी बर-ए-आज़म में गुलामी को बतदरीज गैर कानूनी करार दिया गया। ख़ास तौर पर यह तारीख में पहली और वाहिद बार था कि गुलामी रखने वाले मुआशरों ने रज़ाकाराना तौर पर गुलामी को ख़त्म किया। लेकिन अगरचे गुलामों को आज़ाद कर दिया गया, नस्ली तासुब के अफसाने जो गुलामी को जायज़ ठहराते थे बरकरार रहे। नस्लों की अलहदगी को नस्ली कानून साजी और समाजी रस्म व रिवाज से बरकरार रखा गया। इसका नतीजा सबब और असर के एक खुद तक़वियत बख्श चक्कर, एक शैतानी चक्कर में निकला। मिसाल के तौर पर खाना जंगी के फ़ौरन बाद जुनूबी रियासत-ए मुत्तहदा पर गौर करें। 1865 में अमरीकी आइन की 13वीं तरमीम ने गुलामी को गैर कानूनी करार दिया और 14वीं तरमीम ने यह हुक्म दिया कि शहरियत और कानून की मसावी तहफ़्फ़ुज़ को नस्ल की बुनियाद पर रोका नहीं जा सकता। ताहम 2 सदियों की गुलामी का मतलब यह था कि ज़्यादातर सियाह फार्म ख़ानदान ज़्यादातर सफ़ेद फार्म ख़ानदानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गरीब और कहीं कम तालीम याफ्ता थे। इस तरह 1865 में अलबामा में पैदा होने वाले एक सियाह फार्म शख्स को अपने सफ़ेद फार्म पड़ोसियों के मुकाबले में अच्छी तालीम और एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल करने का बहुत कम मौका था। इसके बच्चे, जो 1880 की दिहाई और 1890 की दिहाई में पैदा हुए, जिंदगी का आगाज़ इसी नुकसान के साथ करते थे। वो भी एक गैर तालीम याफ्ता गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे। लेकिन इक्तिसादी नुकसान पूरी कहानी नहीं था। अलबामा बहुत से गरीब सफ़ेद फार्मों का भी घर था जिनके पास अपने बेहतर हालात वाले नस्ली भाइयों और बहनों को दस्तयाब मौके नहीं थे। इसके अलावा सनती इनकलाब और हिजरत की लहरों ने रियासत-ए मुत्तहदा को एक इंतहाई सयाल मुआशरा, एक्सट्रीमली फ्लूइड सोसाइटी बना दिया, जहां गुर्बत तेज़ी से दौलत में बदल सकती थी। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो नस्लों के दरमियान गहरा फ़र्क जल्द ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, ख़ास तौर पर बैन अल-नस्ली शादियों के ज़रिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1865 तक सफ़ेद फार्मों के साथ साथ बहुत से सियाह फार्म भी ये एक सादा हकीकत समझते थे कि सियाह फार्म सफ़ेद फार्मों से कम ज़हीन, ज़्यादा पुरतशद्दुद और जिनसी तौर पर बदकिरदार, ज़्यादा सुस्त और ज़ाती सफाई के बारे में कम फ़िक्रमंद है। इस तरह वो तशद्दुद, चोरी, इस्मत दुरी और बीमारी के एजेंट थे। दूसरे अल्फाज में आलूदगी। अगर 1895 में अलबामा का एक सियाह फार्म शख्स मज़ाती तौर पर अच्छी तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाता और फिर एक मुअज़्ज़ज़ नौकरी जैसे बैंक टेलर के लिए दरखास्त देता, तो इसके कबूल होने के इम्कानात एक इतने ही अहल सफ़ेद फार्म उम्मीदवार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ख़राब होते। वो बदनामी जो सियाह फार्मों को फितरी तौर पर गैर काबिल एतमाद, सुस्त और कम ज़हीन करार देती थी, इसके खिलाफ साजिश करती थी। अब शायद सोचें कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ये समझ जाएंगे कि ये बदनामियाँ हकीकत के बजाय अफसाना है और सियाह फार्म वक्त के साथ खुद को सफ़ेद फार्मों की तरह काबिल, कानून की पाबंदी करने वाले और साफ सुथरा साबित कर सकेंगे। दरहकीकत इसके बरक्स हुआ। ये तअस्सुबात वक्त गुजरने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गहरे होते गए। चूंकि तमाम बेहतरीन नौकरियां सफ़ेद फार्मों के पास थीं, इसलिए ये यकीन करना आसान हो गया कि सियाह फार्म वाकई कमतर है। देखो, एक आम सफ़ेद फार्म शहरी कहता था, सियाह फार्म कई नस्लों से आज़ाद हैं, फिर भी तकरीबन कोई सियाह फार्म प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर आहता के बैंक टेलर नहीं है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि सियाह फार्म महज कम ज़हीन और मेहनती है? इस शैतानी चक्कर में फंसकर सियाह फार्मों को सफ़ेद कालर नौकरियों के लिए भर्ती नहीं किया जाता था क्योंकि उन्हें गैर ज़हीन समझा जाता था, और उनकी कमतर हैसियत का सबूत सफ़ेद कालर नौकरियों में सियाह फार्मों की कमी थी।
ये शैतानी चक्कर वही नहीं रुका। जैसे जैसे सियाफाम मुखालिफ बदनामियां मजबूत होती गज, उन्हें जिम क्रो कवानीन और उसूलों के निज़ाम में तब्दील कर दिया गया, जो नस्ली निज़ाम को महफूज रखने के लिए थे। सियाफामों को इंतखाबात में वोट देने, सफ़ेद फाम स्कूलों में पढ़ने, सफ़ेद फाम दुकानों में खरीदारी करने, सफ़ेद फाम रेस्तुरानों में खाने, सफ़ेद फाम होटलों में सोने से मना किया गया था। इस सब का जवाब ये था कि सियाफाम गंदे, सुस्त और बदकिरदार थे, इसलिए सफ़ेद फामों को उनसे बचाना ज़रूरी था। सफ़ेद फाम सियाफामों के साथ एक ही होटल में सूना एक ही रेस्तुरान में खाना नहीं चाहते थे, बीमारियों के खौफ से। वो अपने बच्चों को सियाफाम बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, वहशियानापन और बुरे असरात के खौफ से। वो सियाफामों को इंतखाबात में वोट देते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि सियाफाम जाहिल और गैर इखलाकी थे। उन खौफों की तस्दीक साइंसी मुतालियात ने की जिन्होंने साबित किया कि सियाफाम वाकई कम तालीम याफ्ता थे, उनमें मुख्तलिफ बीमारियां ज़्यादा आम थे, और उनकी जराइम की शरह कहीं ज़्यादा थी। मुतालियात ने इस हकीकत को नज़रअंदाज किया कि ये हक़ाइक़ सियाफामों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का नतीजा थे। 20वीं सदी के वस्त तक साबिक कन्फिडेरेट रियासतों में अलहदगी शायद 1900 सदी के आखिर से भी बदतर थी। क्लेनन किंग एक सियाफाम तालिब इल्म जिसने 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में दरखास्त दी थी, इसे ज़बरदस्ती एक ज़हनी पनागा में दाखिल करा दिया गया। सदर जज ने फैसला सुनाया कि एक सियाफाम शख्स यकीनन पागल होगा जो ये सोचे कि इसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में दाखिला मिल सकता है। शैतानी चक्कर एक इत्तिफाकी तारीखी सूरत-ए-हाल एक सख्त समाजी निज़ाम में तब्दील हो जाती है। अमरीकी जनूबी बाशिंदों और बहुत से शुमाली बाशिंदों के लिए सियाफाम मर्दों और सफ़ेद फाम ख़वातीन के दरमियान जिनसी ताल्लुकात और शादी से ज़्यादा कोई चीज़ घिनौनी नहीं थी। नस्लों के दरमियान जिनसी ताल्लुक सबसे बड़ा ममनू बन गया और किसी भी खिलाफ वर्जी मुश्तबा खिलाफ वर्जी को फौरी और मुख्तसर सज़ा यानी लिंचिंग का मुस्तहिक समझा जाता था। कू क्लक्स क्लैन एक सफ़ेद फाम बालादस्ती वाली खुफिया सोसाइटी ने ऐसे कई कत्ल आम किए। वो हिंदू ब्राह्मणों को पाकीज़गी के कवानीन के बारे में एक दो बातें सिखा सकते थे। वक्त के साथ नस्ल परस्ती ज़्यादा से ज़्यादा सकाफ़ती मैदानों में फैल गई। अमरीकी जमालियाती सकाफ़त सफ़ेद फामों के खूबसूरती के मेयारात के गिर्द तामीर की गई थी। सफ़ेद नस्ल की जिस्मानी खुसूसियात, मिसाल के तौर पर हल्की जल्द, खूबसूरत और सीधे बाल, छूटी ऊपर उठी हुई नाक को खूबसूरत समझा जाने लगा। आम सियाफाम खुसूसियात, गहरी जल्द, गहरे और घने बाल, चपटी नाक को बदसूरत समझा जाता था। उन पेशगी तसव्वुरात ने तसव्वुराती दर्जा बंदी को इंसानी शऊर की एक और भी गहरी सतह पर पैवस्त कर दिया। ऐसे शैतानी चक्कर सदियों और हत्ता के हज़ारों सालों तक जारी रह सकते हैं, एक ऐसे तसव्वुराती दर्जा बंदी को बरकरार रखते हुए जो एक इत्तिफाकी तारीखी वाक़या से उभरी थी। गैर मुनसिफाना इम्तियाजी सलूक अक्सर वक्त के साथ बेहतर होने के बजाय बदतर होता जाता है। ऐसा पैसे को खींचता है और गुर्बत को, तालीम को खींचती है और जहालत को। जिन्हें एक बार तारीख ने मुतासिर किया वो दोबारा मुतासिर होने का इम्कान रखते हैं, और जिन्हें तारीख ने मुराद दे वो दोबारा मुराद हासिल करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। ज़्यादातर समाजी सियासी दर्जाबंदियों की कोई मंतिकी या हयातियाती बुनियाद नहीं होती, वो अफसानों से तक़वियत याफ्ता इत्तिफाकी वाक़यात का तसलसल है। तारीख का मुताला करने की ये एक अच्छी वजह है। अगर सियाफामों और सफ़ेद फामों ब्राह्मणों और शूद्रों की तकसीम हयातियाती हकीकतों पर मबनी होती, यानी अगर ब्राह्मणों के दिमाग वाकई शूद्रों से बेहतर होते तो हयातियात इंसानी मुआशरे को समझने के लिए काफ़ी होती। चूंकि होमो सैपियंस के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान हयातियाती इख्तिलाफात दर हकीकत न होने के बराबर है, इसलिए हयातियात हिंदुस्तानी मुआशरे अमरीकी नस्ली हरकियात की पेचीदगियों की वजाहत नहीं कर सकती। हम उन मुज़ाहिर को सिर्फ उन वाक़यात, हालात और ताकत के ताल्लुकात का मुताला करके समझ सकते हैं जिन्होंने तख़य्युल की इख्तिराआत को ज़ालिमाना और बहुत हकीकी समाजी ढांचों में तब्दील किया। वो मुख्तलिफ मुआशरे मुख्तलिफ किस्म की तसव्वुराती दर्जाबंदियों को अपनाते हैं। नस्ल जदीद अमरीकियों के लिए बहुत अहम है, लेकिन कुरून वस्ता के मुसलमानों के लिए निस्बतन गैर अहम थी। ज़ात पात कुरून वस्ता के हिंदुस्तान में ज़िंदगी और मौत का मामला था, जबकि जदीद यूरोप में ये अमली तौर पर मौजूद ही नहीं है। ताहम एक दर्जाबंदी तमाम मालूम इंसानी मुआशरों में इंतहाई अहमियत की हामिल रही है, जिनकी दर्जाबंदी हर जगह लोगों ने खुद को मर्दों और औरतों में तकसीम किया है, और तकरीबन हर जगह मर्दों को बेहतर फ़ायदा मिला है, कम अज़ कम ज़री इनकलाब के बाद से। सबसे कदीम चीनी मतवन में से कुछ ओरेकल हड्डियाँ हैं जो 1200 कब्ल मसीह की हैं, जो मुस्तकबिल की पेशगोई के लिए इस्तेमाल होती थीं। एक पर यह सवाल कंदा था, क्या लेडी हाउ की औलाद खुशकिस्मत होगी, जिसका जवाब लिखा था, अगर बुच्चा दिंग के दिन पैदा हो तो खुशकिस्मत, अगर गैंग के दिन पैदा हो तो बहुत ही नेकफाल। ताहम लेडी हाउ को जियाए के दिन जन्म देना था। मतन इस अफसरदा मुशाहदे पर ख़त्म होता है। 3 हफ्ते और 1 दिन बाद जियाए के दिन बच्चा पैदा हुआ। खुशकिस्मत नहीं था, ये एक लड़की थी। 3000 साल से ज़्यादा अरसे बाद जब कम्युनिस्ट चीन ने एक बच्चा की पॉलिसी नाफिज की तो बहुत से चीनी ख़ानदान लड़की की पैदाइश को बदकिस्मती समझते रहे।
वालिदैन कभी कभार नौज़ायदा बच्चियों को छोड़ देते या कत्ल कर देते ताकि लड़का हासिल करने का एक और मौका मिल सके। बहुत से मुआशरों में औरतें महज मर्दों की मलकियत थीं, ज़्यादातर उनके वालिदों, शोहरों, आबाइयों की। इसमत दुरी बहुत से कानूनी निज़ामों में जायदाद की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। दूसरे अल्फाज में, मुतासिरा वो औरत नहीं होती जिसकी इसमत दुरी की गई थी, बल्कि वो मर्द होता है जिसकी वो मलकियत होती है। इस सूरत-ए-हाल में कानूनी चाराजोई मलकियत की मुंतकली थी। इसमत दुरी करने वाले को औरत के बाप आबाई को दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत थी, जिसके बाद वो इसमत दुरी करने वाले की मलकियत बन जाती थी। बाइबल हुक्म देती है कि अगर कोई मर्द किसी ऐसी कनवारी औरत से मिलता है जो मंगनी शदा नहीं है और इसे पकड़ लेता है और इसके साथ सोता है और वो पकड़े जाते हैं, तो वो मर्द जिसने इसके साथ सोया इस नौजवान औरत के बाप को 50 चांदी के सिक्के देगा और वो इसकी बीवी होगी। इस्तिस्ना 22:28। कदीम इब्रानी इसे एक माकूल इंतज़ाम समझते थे। किसी ऐसी औरत की इसमत दुरी करना जो किसी मर्द की मलकियत नहीं थी, इसे बिल्कुल जुर्म नहीं समझा जाता था, बिल्कुल इसी तरह जैसे मसरूफ सड़क पर गुमशुदा सिक्का उठाना चोरी नहीं समझा जाता। और अगर एक शौहर अपनी ही बीवी की इसमत दुरी करता था तो इसने कोई जुर्म नहीं किया था। दरहकीकत ये ख्याल कि एक शौहर अपनी बीवी की इसमत दुरी कर सकता है एक मुतज़ाद बात थी। शौहर होने का मतलब अपनी बीवी की जिनसियत पर मुकम्मल कंट्रोल रखना था। ये कहना कि एक शौहर ने अपनी बीवी की इसमत दुरी की इतना ही गैर मंतिकी था जितना ये कहना कि एक आदमी ने अपना ही पर्स चरा लिया। ऐसी सोच कदीम मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं थी। 2006 तक अब भी 53 ममालिक ऐसे थे जहां एक शौहर पर अपनी बीवी की इसमत दुरी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। हत्ता कि जर्मनी में इसमत दुरी के कवानीन में सिर्फ 1997 में तरमीम की गई ताकि इज़दिवाजी इसमत दुरी की एक कानूनी किस्म बनाई जा सके। क्या मर्दों और औरतों में तकसीम तख़य्युल की पैरावार है, जैसे हिंदुस्तान में ज़ात पात का निज़ाम और अमरीका में नस्ली निज़ाम। ये गहरी हयातियाती जड़ों वाली एक कुदरती तकसीम है। और अगर ये वाकई एक कुदरती तकसीम है तो क्या मर्दों को औरतों पर तरजीह देने की कोई हयातियाती वजाहतें भी हैं? मर्दों और औरतों के दरमियान कुछ सकाफती, कानूनी और सियासी तफावत दोनों जिनसों के दरमियान वाज़ेह हयातियाती इख्तिलाफात की अक्कासी करते हैं। औलाद को जन्म देना हमेशा से ख़वातीन का काम रहा है, क्योंकि मर्दों के पास रहम नहीं होते। फिर भी इस सख्त आलमगीर बुनियादी हकीकत के गिर्द हर मुआशरे ने सकाफती ख़यालात और उसूलों की परतों पर परतें जमा की जिनका हयातियात से बहुत कम ताल्लुक है। मुआशरे मर्दांगी और ज़नंगी के साथ बहुत सी खुसूसियात को मुंसलिक करते हैं जिनकी ज़्यादातर कोई ठोस हयातियाती बुनियाद नहीं होती। मिसाल के तौर पर 5वीं सदी कबल मसीह के जमहूरी एथेंस, डेमोक्रेटिक एथेंस में रहम रखने वाले किसी फ़र्द की कोई आज़ाद कानूनी हैसियत नहीं थी और इसे अवामी असम्बलियों में हिस्सा लेने या जज बनने की मुमानत थी। चंद अस्तना के साथ ऐसा फ़र्द अच्छी तालीम से फ़ायदा नहीं उठा सकता था, न कारोबार में फ़लसफियाना मुबाहिस में हिस्सा ले सकता था। एथेंस के किसी भी सियासी रहनुमा, इसके किसी भी अजीम फ़लसफ़ी, मुकर्रर, फ़नकार या ताजिर के पास रहम नहीं था। क्या रहम रखने वाला शख्स हयातियाती तौर पर उन पेशों के लिए नाअहल है? कदीम आतेनाई ऐसा समझते थे, जदीद आतेनाई इख्तिलाफ रखते हैं। आज के एथेंस में ख़वातीन वोट देती हैं, अवामी ओहदों के लिए मुंतखब होती हैं, तकरीरें करती हैं, ज़ेवरात से लेकर इमारतों और सॉफ्टवेयर तक हर चीज़ डिज़ाइन करती हैं और यूनिवर्सिटी जाती है। उनके रहम उन्हें उनमें से कोई भी काम मर्दों की तरह कामयाबी से करने से नहीं रोकते। ये सच है कि वो सियासत और कारोबार में अब भी कम नुमाइंदगी रखती हैं। यूनान की पार्लियामेंट के तकरीबन 12% अरकान ख़वातीन हैं, लेकिन सियासत में उनकी शिरकत में कोई कानूनी रुकावट नहीं है और ज़्यादातर जदीद यूनानी ये समझते हैं कि एक औरत का अवामी उहदे पर फाइज होना बिल्कुल आम बात है। बहुत से जदीद यूनानी ये भी समझते हैं कि मर्द होने का एक लाजमी हिस्सा सिर्फ ख़वातीन की तरफ जिनसी कशिश महसूस करना और सिर्फ मुखालिफ जिन्स के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना है। वो इसे सकाफती तासुब के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक हयातियाती हकीकत के तौर पर देखते हैं। मुखालिफ जिन्स के दो अफराद के दरमियान ताल्लुकात कुदरती हैं और एक ही जिन्स के दो अफराद के दरमियान गैर कुदरती। दरहकीकत मादर फितरत को इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि मर्द एक दूसरे की तरफ जिनसी कशिश महसूस करे। ये सिर्फ मखसूस सकाफ़तों में गहरी माएँ हैं जो शोर मचाती हैं अगर उनके बेटे का पड़ोसी लड़के के साथ ताल्लुक हो। माँ के गुस्से का दौरा कोई हयातियाती हुक्म नहीं है। इंसानी सकाफ़तों की एक अहम तादाद ने हम जिन्स परस्त ताल्लुकात को न सिर्फ जायज़ बल्कि समाजी तौर पर तमीरी भी समझा है। कदीम यूनान इसकी सबसे नुमाया मिसाल है। इलियाद में ये जिक्र नहीं है कि थीटस को अपने बेटे अकिलीज़ के पट्रोक्लस के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज़ था। मकदूनिया की मलिका ओलंपास, क्वीन ओलंपियस ऑफ मैसेडोन, कदीम दुनिया की सबसे ज़्यादा मिजाज की तेज़ और ताकतवर ख़वातीन में से एक थी और हत्ता कि उन्होंने अपने शौहर बादशाह फिलिप को भी कत्ल करा दिया था। फिर भी जब उनके बेटे सिकंदर आज़म ने अपने आशिक हिफिस्टोशन को रात के खाने पर घर बुलाया तो वो परेशान नहीं हुई। हम हयातियाती तौर पर तयशुदा चीज़ों को इससे कैसे मुमताज़ कर सकते हैं जो लोग महज हयातियाती अफसानों के ज़रिए जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा कायदा यह है कि हयातियात इजाज़त देती है, सकाफ़त मना करती है। हयातियात इम्कानात के एक बहुत वसी दायरे को बर्दाश्त करने पर आमादा है।
ये सकाफत है जो लोगों को कुछ इम्कानात को हकीकत बनाने पर मजबूर करती है जबकि दूसरों को मना करती है। हयातियात औरतों को बच्चे पैदा करने के काबिल बनाती है, कुछ सकाफतें औरतों को इस इम्कान को हकीकत बनाने पर मजबूर करती है। हयातियात मर्दों को एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात से लुत्फ अंदोज होने के काबिल बनाती है, कुछ सकाफतें उन्हें इस इम्कान को हकीकत बनाने से मना करती है। सकाफत ये दलील देने का रुझान रखती है कि वो सिर्फ इसी चीज़ को मना करती है जो गैर फितरी है, लेकिन हयातियाती नुक्ता नज़र से कुछ भी गैर फितरी नहीं है। जो भी मुमकिन है वो तारीफ के लिहाज से कुदरती भी है। एक हकीकी तौर पर गैर फितरी रवैया, एक ऐसा जो फितरत के कवानीन के खिलाफ जाता है, वो महज मौजूद नहीं हो सकता, इसलिए इसे किसी मुमानत की ज़रूरत नहीं होगी। किसी सकाफत ने कभी मर्दों को फोटोसिंथेसिस करने, औरतों को रोशनी की रफ्तार से तेज़ दौड़ने, अमनफी चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे की तरफ राग़िब होने से मना करने की ज़हमत नहीं की। हकीकत में हमारे तसव्वुरात कुदरती और गैर फितरी हयातियात से नहीं बल्कि मसीही इलाहात से लिए गए हैं। कुदरती का मजहबी मानी इस खुदा की नियतों के मुताबिक जो फितरत को तख्लीक किया है। मसीही माहिरीन इलाहात ने दलील दी कि खुदा ने इंसानी जिस्म को तख्लीक किया हर उज़्व और जोड़ को एक ख़ास मकसद के लिए काम करने के इरादे से। अगर हम अपने आज़ा और जोड़ों को खुदा के तसव्वुर करदा मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये एक कुदरती सरगर्मी है। उन्हें खुदा की नीयत से मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना गैर फितरी है, लेकिन इत्तिका का कोई मकसद नहीं है। आज़ा किसी मकसद के साथ इत्तिका पजीर नहीं हुए और उनके इस्तेमाल का तरीका मुसलसल बदलता रहता है। इंसानी जिस्म में एक भी ऐसा उज़्व नहीं है जो सिर्फ वही काम करता हो जो इसके प्रोटोटाइप ने इस वक्त किया था जब वो सैकड़ों मिलियन साल पहले पहली बार नमूदार हुआ था। आज़ा एक ख़ास फ़ेल अंजाम देने के लिए इत्तिका पजीर होते हैं, लेकिन एक बार जब वो मौजूद हो जाते हैं तो उन्हें दीगर इस्तेमालात के लिए भी ढाला जा सकता है। मुन्ह मिसाल के तौर पर इसलिए नमूदार हुए क्योंकि इब्तिदाई कसीर खलवी जानदारों को अपने जिस्मों में ग़िज़ाई अज्जा लेने का एक तरीका दरकार था। हम अब भी अपने मुन्ह को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन्हें बोसा लेने, ओलने और अगर हम रैम्बो हैं तो हैंड ग्रेड से पिन निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या उनमें से कोई भी इस्तेमाल सिर्फ इसलिए गैर फितरी है क्योंकि हमारे कीड़े नुमा आबाओ अजदाद 600 मिलियन साल पहले अपने मुंह से वो काम नहीं करते थे? इसी तरह अचानक अपनी तमाम एरोडायनामिक शान और शौकत के साथ नमूदार नहीं हुए। वो ऐसे आज़ा से तैयार हुए जो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। एक नज़रिए के मुताबिक कीड़ों के पर लाखों साल पहले उड़ने से कासिर कीड़ों के जिस्मानी उबारों से इत्तिका पजीर हुए। उभारों वाले कीड़ों का सतही रकबा उन कीड़ों से बड़ा था जिनके उभार नहीं थे, और इससे उन्हें ज़्यादा सूरज की रोशनी जज्ब करने और इस तरह ज़्यादा गर्म रहने में मदद मिली। एक सुस्त इर्तकाई अमल में ये शमसी हीटर बड़े होते गए। वही साख्त जो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी जज्ब करने के लिए अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सतही रकबा, कम वज़न ने भी इत्तिफाकना कीड़ों को उछलने और कूदने पर थोड़ी सी उठान दी। जिनके उभार बड़े थे वो ज़्यादा दूर उछल और कूद सकते थे। कुछ कीड़ों ने उन चीज़ों को गला करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, और वहाँ से ये एक छोटा सा कदम था उन पर तक जो वाकई कीड़े को आयवा में धकेल सकते थे। अगली बार जब कोई मच्छर आपके कान में भुंजिन्नाए तो इस पर गैर फितरी रवैये का इल्ज़ाम लगाए। अगर वो अच्छे बर्ताव वाली होती और खुदा ने इसे जो कुछ दिया था इससे मुतमईन होती तो वो अपने पर को सिर्फ शमसी पैनल के तौर पर इस्तेमाल करती। इसी तरह की मल्टीटास्किंग हमारी जिनसी आज़ा और रवैये पर भी लागू होती है। जिन्स का इत्तिका सबसे पहले तालीद और कोर्टशिप रिचुअल्स के लिए हुआ था, जो एक मुमकिना साथी की फिटनेस का अंदाज़ा लगाने का एक तरीका था। लेकिन बहुत से जानवर अब दोनों को बेशुमार समाजी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनका खुद की छूटी नकूल बनाने से बहुत कम ताल्लुक है। चिंपैंजी मिसाल के तौर पर जिनका इस्तेमाल सियासी इत्तेहादों को मजबूत करने, कुर्बत कायम करने और तनाव को कम करने के लिए करते हैं। क्या ये गैर फितरी है? जिन्स और सिंफ तो ये दलील देना बेमानी है कि औरतों का फितरी फेल बच्चे को जन्म देना है। आइए कि हम जिन्स परस्ती गैर फितरी है। ज़्यादातर कवानीन, उसूल, हुकूक और जिम्मेदारियां जो मर्दांगी और जनंगी की तारीफ करती हैं, वो हयातियाती हकीकत से ज़्यादा इंसानी तखय्युल की अक्कासी करती है। हयातियाती तौर पर इंसान नर और मादा में तकसीम है। एक नर होमो सैपियंस वो है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक मादा वो है जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मर्द और औरत समाजी, हयातियाती नहीं, ज़ुमरों के नाम हैं। अगरचे ज़्यादातर इंसानी मुआशरों में ज़्यादातर मामलात में मर्द नर होते हैं और औरतें मादा होती हैं, समाजी इस्तिलाहात बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने साथ लाती है जिनका हयातियाती इस्तिलाहात से बहुत कम, अगर कोई, ताल्लुक होता है। एक मर्द कोई ख़ास हयातियाती खुसूसियात जैसे XY क्रोमोसोम, खसी और बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वाला होमो सैपियंस नहीं है, बल्कि वो अपने मुआशरे के तसव्वुराती इंसानी निज़ाम में एक ख़ास जगह में फुट होता है। इसकी सकाफ़त के तसव्वुरात इसे मखसूस मर्दाना किरदार जैसे सियासत में हिस्सा लेना, हुकूक जैसे वोट देना और फ़राइज़ जैसे फ़ौजी खिदमत तफवीज़ करते हैं। इसी तरह एक औरत 2 एक्स क्रोमोसोम, एक रहम और बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन वाली होमो सैपियंस नहीं है, बल्कि वो एक तसव्वुराती इंसानी निज़ाम की एक मादा रुकन है। इसके मुआशरे के तसव्वुरात इसे मुनफरिद निस्वानी किरदार, बच्चों की परवरिश, हुकूक, तशद्दुद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़
और फ़राइज़ अपने शौहर की इताअत तफवीज़ करते हैं। चूँकि हयातियात के बजाय तसव्वुरात मर्दों और औरतों के किरदारों, हुकूक और फ़राइज़ की तारीफ़ करते हैं, इसलिए मर्दांगी और ज़नंगी के मानी एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे में बहुत मुख्तलिफ रहे हैं। 18वीं सदी की मर्दांगी फ्रांस के बादशाह लुइस चहार्दहम लुइस 14 की एक सरकारी तस्वीर। लंबी ओग, मोज़े, ऊंची एड़ी वाले जूते, रक्कासों जैसी पोजीशन और बहुत बड़ी तलवार देखे। आज के यूरोप में ये सब तलवार के अलावा जनानापिन की अलामत समझे जाएंगे, लेकिन अपने ज़माने में लुइस मर्दांगी और कुव्वत बाकी यूरोपी मिसाल था। 21वीं सदी की मर्दांगी बराक ओबामा की एक सरकारी तस्वीर। ओग, मोज़े, ऊंची एड़ी वाले जूते और तलवार को क्या हुआ? गालिब मर्द आज जैसे सुस्त और बेरू कभी नहीं लगे। तारीख के बेशतर हिस्से में गालिब मर्द रंगीन और फैशनेबल रहे हैं, जैसे अमरीकी इंडियन सरदार अपने प्रवाले टोपियों के साथ और हिंदू महाराजे रेशम और हीरों से सजे हुए। जानवरों की बादशाहत में नर अमूमन मादा के मुकाबले में ज़्यादा रंगीन और लवाजमात से लैस होते हैं। मोरों की दमों और शेरों की आवलोहे के बारे में सोचे। चीज़ों को कम उलझाव वाला बनाने के लिए स्कॉलर्स आमतौर पर सेक्स के दरमियान फ़र्क करते हैं, जो एक हयातियाती ज़ुमरा है, और जेंडर एक सकाफ़ती ज़ुमरा है। सेक्स नर और मादा के दरमियान तकसीम है, और इस तकसीम की खुसूसियात मारूज़ी हैं और तारीख़ भर में मुस्तकिल रही है। जेंडर मर्दों और औरतों और कुछ सकाफ़तें दीगर ज़ुमरों को भी तस्लीम करती हैं के दरमियान तकसीम है। नाम निहाद मर्दाना और जनाना खुसूसियात बैन अल-ज़हन हैं और मुसलसल तब्दीलियों से गुजरती हैं। मिसाल के तौर पर क्लासिकी एथेंस में ख़वातीन और जदीद एथेंस में ख़वातीन से मुतवक्के रवैये, ख्वाहिशात, लिबास और हता के जिस्मानी पोजीशन में दूर रस इख्तिलाफ़ात हैं। सेक्स बच्चों का खेल है, लेकिन जेंडर एक संजीदा कारोबार है। नर सेक्स का रुकन बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। आपको सिर्फ एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम के साथ पैदा होना है। मादा बनना इतना ही आसान है। एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा काफ़ी होगा। इसके बरक्स मर्दा औरत बनना एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल काम है। चूंकि ज़्यादातर मर्दाना और निस्वानी खुसूसियात हयातियाती के बजाय सकाफ़ती है, कोई भी मुआशरा हर नर को खुद ब खुद मर्द का ताज नहीं पहनाता, हर मादा को औरत का। न ही ये अलकाबात ऐसे इनाम हैं जिन पर एक बार हासिल करने के बाद आराम किया जा सके। नरोहे को अपनी मर्दांगी को मुसलसल अपनी पूरी ज़िंदगी गहवारे से लेकर कब्र तक राइट्स और परफॉर्मेंस के एक लामुतनाही सिलसिले में साबित करना पड़ता है। और एक औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता। इसे मुसलसल खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो काफ़ी निस्वानी है। कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं। ख़ास तौर पर नर मर्दांगी के दावे को खोने के मुस्तकिल खौफ में रहते हैं। तारीख़ भर में नर अपनी जानों को ख़तरे में डालने और हता के कुर्बान करने के लिए तैयार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग कहीं वो एक हकीकी मर्द है। मर्दों में क्या खूबी है? कम अज़ कम ज़री इनकलाब के बाद से ज़्यादातर इंसानी मुआशरे पिदरसरी मुआशरे रहे हैं, जिन्होंने औरतों के मुकाबले में मर्दों को ज़्यादा कदर दी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मुआशरा मर्द और औरत की तारीफ़ कैसे करता है, मर्द होना हमेशा बेहतर था। पिदरसरी मुआशरे मर्दों को मर्दाना तरीके से सोचने और अमल करने और औरतों को निस्वानी तरीके से सोचने और अमल करने की तालीम देते हैं। जो कोई भी उन हुदूद को उबूर करने की हिम्मत करता है, इसे सज़ा देते हैं। फिर भी वो उन लोगों को बराबर इनाम नहीं देते जो उन उसूलों पर चलते हैं। मर्दाना समझी जाने वाली खुसूसियात को निस्वानी समझी जाने वाली खुसूसियात से ज़्यादा कदर दी जाती है, और मुआशरे के वो अरकान जो निस्वानी मिसाली की मिसाल पेश करते हैं, उन्हें उन लोगों से कम मिलता है जो मर्दाना मिसाली मैस्कुलिन आइडियल की मिसाल पेश करते हैं। ख़ातीन की सेहत और तालीम में कम वसाइल लगाए जाते हैं, उनके पास कम इक्तिसादी मौक़े, कम सियासी ताकत और नक़ल व हरकत की कम आज़ादी होती है। सिर्फ एक ऐसी दौड़ है जिसमें कुछ दौड़ने वाले सिर्फ कांसी के तमगे के लिए मुकाबला करते हैं। ये सच है कि चंद ख़वातीन ने अल्फ़ा पोजीशन हासिल की है, जैसे मिस्र की क्लियोपेट्रा, चीन की महारानी वोज़ितियान तकरीबन 700 ईस्वी और इंग्लैंड की एलिज़ाबेथ अव्वल। फिर भी वो ऐसी अस्तना हैं जो उसूल को साबित करती हैं। एलिज़ाबेथ के 45 साला दिवर हुकूमत में पार्लियामेंट के तमाम अरकान मर्द थे, रॉयल नेवी और फ़ौज के तमाम अफसरान मर्द थे, तमाम जज और वकील मर्द थे, तमाम बिशप और आर्क बिशप मर्द थे, तमाम माहिरीन इलाहात और पादरी मर्द थे, तमाम डॉक्टर और सर्जन मर्द थे, तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तमाम तलबा और प्रोफेसर मर्द थे, तमाम मेयर्स और शेरफ मर्द थे, और तकरीबन तमाम मुसन्निफ़ीन, मेमार, शायर, फ़लसफ़ी, मुसव्विर, मूसीकार और साइंसदान मर्द थे। इदरसरी तकरीबन तमाम ज़री और सनती मुआशरों में मामूल रही है। इसने सियासी तब्दीलियों, समाजी इनकलाबात, सोशल रेवोल्यूशंस और इक्तिसादी तब्दीलियों का डटकर मुकाबला किया है। मिस्र, मिसाल के तौर पर, सदियों के दौरान कई बार फतह हुआ। अश्वरी, असीरियंस, फ़ारसी, पर्शियंस, मकदूनियाई, मैसिडोनियंस, रूमी, रोमन्स, अरब, ममलूक, तर्क और बरतानवियों ने इस पर कब्ज़ा किया, और इसका मुआशरा हमेशा पिदरसरी रहा। मिस्र पर फ़िरौनी कानून, यूनानी कानून, रूमी कानून, मुस्लिम कानून, उस्मानी कानून, ऑटमन लॉ और बरतानवी कानून की हुक्मरानी रही, और उन सब ने उन लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जो हकीकी मर्द नहीं थे। चूंकि पिदरसरी इतनी आलमगीर है, इसलिए ये किसी शैतानी चक्कर की पैदावार नहीं हो सकती जो किसी इत्तिफाकी वाक़या से शुरू हुआ हो।
ये ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि 1492 से पहले भी अमेरिका और अफ़र-ए-हबशा दोनों में ज़्यादातर मुआशरे पिदरसरी थे, हालांकि उनका हज़ारों सालों तक कोई राता नहीं था। अगर अफ़र-ए-हबशा में पिदरसरी किसी इत्तेफ़ाक़ी वाक़या का नतीजा थी, तो एज़टेक्स और इंकस पिदरसरी क्यों थे? ये ज़्यादा इम्कान है कि अगरचे मर्द और औरत की सही तरीफ़ सक़ाफ़तों के दरमियान मुख्तलिफ होती है, लेकिन कोई आलमगीर हयातियाती वजह है, जिसकी वजह से तकरीबन तमाम सक़ाफ़तों ने मर्दांगी को ज़नंगी पर कदर दी। हम नहीं जानते कि ये वजह क्या है। बहुत से नज़रियात हैं, उनमें से कोई भी कायल करने वाला नहीं। पट्ठों की ताकत सबसे आम नज़रिया इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि मर्द औरतों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, और उन्होंने अपनी ज़्यादा जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल औरतों को ताबे करने के लिए किया है। इस दावे का एक ज़्यादा लतीफ़ वर्जन ये दलील देता है कि उनकी ताकत मर्दों को सख्त दस्ती मजदूरी, जैसे आयल चलाने और फसल काटने जैसे कामों पर इजारादारी हासिल करने की इजाज़त देती है। इससे उन्हें खुराक की पैदावार पर कंट्रोल मिलता है, जो बदले में सियासी असर और रसूख में बदल जाता है। पट्ठों की ताकत पर इस जोर के साथ दो मसाइल हैं। अव्वल, ये बयान कि मर्द औरतों से ज़्यादा मजबूत होते हैं सिर्फ औसतन दुरुस्त है, और सिर्फ बाज़ किस्म की ताकत के हवाले से। औरतें आमतौर पर मर्दों के मुकाबले में भूख, बीमारी और थकावट के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहिम होती हैं। बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो बहुत से मर्दों के मुकाबले में तेज़ी से दौड़ सकती हैं और ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। मज़ीद बेरा और इस नज़रिए के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि तारीख़ भर में औरतों को बुनियादी तौर पर ऐसे कामों से खारिज किया गया है जिनके लिए कम जिस्मानी मेहनत की ज़रूरत होती है, जैसे पादरी का चहदा, कानून और सियासत, जबकि खेतों में, दस्तकारियों में और घर में सख्त दस्ती मजदूरी करती रही है। अगर समाजी ताकत को जिस्मानी ताकत बर्दाश्त के बराह रास्त ताल्लुक से तकसीम किया जाता, तो औरतों को इसका कहीं ज़्यादा हिस्सा मिलता। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इंसानों में जिस्मानी ताकत और समाजी ताकत के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। 60 की दहाई के लोग आमतौर पर 20 की दहाई के लोगों पर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि 20 की दहाई के लोग अपने बुजुर्गों से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। 19वीं सदी के वस्त में अलबामा में एक आम बाग के मालिक को इसके कपास के खेतों में काम करने वाले किसी भी गुलाम ने सेकंडों में ज़मीन पर गिरा दिया होता। मिस्री फ़िरौनों और कैथोलिक पापाओं का इंतखाब बॉक्सिंग मैचेस के ज़रिए नहीं किया जाता था। शिकारी मुआशरों में सियासी गलबा आमतौर पर बेहतरीन समाजी महारत रखने वाले शख्स के पास होता है, न कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता पट्ठों वाले के पास। मुनज़्ज़म जराइम में बला बाज़ ज़रूरी नहीं कि सबसे मजबूत आदमी हो। वो अक्सर एक बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत कम अपने मुक्के इस्तेमाल करता है। वो अपने लिए गंदे काम करने के लिए नौजवान और तंदुरुस्त मर्दों को हासिल करता है। एक आदमी जो ये सोचता है कि सिंडिकेट पर कब्जा करने का रास्ता डॉन को मारना है, इसके अपनी गलती से सीखने के लिए ज़्यादा देर तक जिंदा रहने का इम्कान नहीं है। हत्ता कि चंबैंजियों में भी अल्फ़ा मील अपनी पोजीशन दूसरे नर और मादा के साथ एक मुस्तहकम इत्तेहाद कोalition बनाकर जीतता है, न कि बेवकूफ़ाना तशद्दुद से। दरहकीकत इंसानी तारीख से पता चलता है कि जिस्मानी महारत, फिजिकल प्राउइस और समाजी ताकत के दरमियान अक्सर एक उल्टा ताल्लुक इनवर्स रिलेशन होता है। ज़्यादातर मुआशरों में दस्ती मजदूरी करने वाले निचले तबके के लोग होते हैं। ये होमो सैपियंस की खुराक की जंजीर में पोजीशन की अक्कासी कर सकता है। अगर सिर्फ खालिस जिस्मानी सलाहियतें ही अहम होती तो होमो सैपियंस खुद को सीरी के दरमियानी दर्जे पर पाते, लेकिन उनकी ज़हनी और समाजी महारतों ने उन्हें सबसे ऊपर पहुंचा दिया। लिहाजा ये फितरी है कि नस्ल के अंदर ताकत का सिलसिला भी वहशियाना ताकत के बजाय ज़हनी और समाजी सलाहियतों से तय होगा। लिहाजा ये यकीन करना मुश्किल है कि तारीख की सबसे बासर और सबसे मुस्तहकम समाजी दर्जाबंदी मर्दों की औरतों को जिस्मानी तौर पर मजबूर करने की सलाहियत पर मबनी है। मुआशरे का गंद एक और नज़रिया ये वजाहत करता है कि मर्दाना गलबा ताकत से नहीं बल्कि जारहियत से पैदा होता है। लाखों सालों के इत्तिका ने मर्दों को औरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पुरतशद्दुद बना दिया है। औरतें नफरत, लालच और बदसलूकी के लिहाज से मर्दों का मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन जब बात मुश्किल में पड़ती है तो नज़रिया यह है कि मर्द खालिस जिस्मानी तशद्दुद में मुलव्वस होने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। यही वजह है कि तारीख भर में जंग मर्दाना इस्तेहकाक रही है। जंग के वक्त मर्दों के मुसल्लह अफवाज पर कंट्रोल ने उन्हें शहरी मुआशरे का भी मालिक बना दिया। फिर उन्होंने शहरी मुआशरे पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जंगें लड़ने के लिए किया, और जंगों की तादाद जितनी ज़्यादा होती थी, मुआशरे पर मर्दों का कंट्रोल इतना ही ज़्यादा होता था। ये फीडबैक लूप जंग की हमागिरेत और पिदरसरी दोनों की वजाहत करता है। मर्दों और औरतों के हार्मोनल और औदराकी निज़ामों कॉग्निटिव सिस्टम्स पर हालिया मुतालियात इस मफरूज़े को तक़वियत देते हैं कि मर्दों में वाकई ज़्यादा जारहाना और पुरतशद्दुद रुझानात होते हैं, और इसलिए औसतन आम सिपाहियों के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए ज़्यादा मौजू होते हैं। फिर भी ये मान लिया जाए कि आम सिपाही सब मर्द हैं, तो क्या ये नतीजा निकलता है कि जंग का इंतज़ाम करने वाले और इसके सम्राट से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले भी मर्द ही होने चाहिए? ये दात-ए-मानी है। ये फ़र्ज़ करने के मुतरादिफ है कि चूंकि कपास के खेतों में काम करने वाले तमाम ग़ुलाम सियाफ़ाम हैं, तो बाग के मालिकान भी सियाफ़ाम होंगे। जिस तरह एक मुकम्मल सियाफ़ाम अफरादी क़ुव्वत को एक मुकम्मल सफ़ेद फ़ाम इंतज़ामिया कंट्रोल कर सकती है, तो एक मुकम्मल मर्द सिपाहियों को एक मुकम्मल निस्वानी कम अज़ कम जाज़वी तौर पर निस्वानी हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? दरहकीकत तारीख़ भर में मुतअद्दिद मुआशरों में
आला अफसरान ने निजी रैंक से अपना रास्ता नहीं बनाया। अशराफिया, अरिस्टोक्रेट्स, अमीर और तालीम याफ्ता अफराद को खुद ब खुद अफसर का रैंक तफवीज़ कर दिया जाता था और उन्होंने कभी एक दिन भी निचले रैंक में खिदमत नहीं की। जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो नेपोलियन का दुश्मन था, 18 साल की उम्र में बरतानवी फौज में शामिल हुआ तो इसे फौरन अफसर का चहदा दे दिया गया। वो अपने मातहत आम सिपाहियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। हमारे पास फौज में आम सिपाहियों के तौर पर जमीन का गंध है, इसने फ्रांस के खिलाफ जंगों के दौरान एक साथी अशराफिया को लिखा। ये आम सिपाही आमतौर पर सबसे गरीब लोगों में से अनस्ली अक़लियतों जैसे आयरिश कैथोलिक में से भर्ती किए जाते थे। उनके फौजी रैंक में तरक्की के इम्कानात न होने के बराबर थे। सीनियर रैंक ड्यूक्स, शहजादों और बादशाहों के लिए मखसूस थे, लेकिन सिर्फ ड्यूक्स के लिए क्यों, डच के लिए क्यों नहीं? अफ्रीका में फ्रांसीसी सल्तनत सीनिगाली, अलजायरी और मेहनतकश फ्रांसीसियों के पसीने और खून से कायम और दिफा की गई थी। फौज में अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रांसीसियों का फीसद न होने के बराबर था। फिर भी इस छूटी अशराफिया में अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रांसीसियों का फीसद बहुत ज्यादा था, जिसने फ्रांसीसी फौज की क़ियादत की, सल्तनत पर हुक्मरानी की और इसके सम्राट से लुत्फ़ उठाया। सिर्फ फ्रांसीसी मर्द ही क्यों, फ्रांसीसी ख़वातीन क्यों नहीं? चीन में फौज को शहरी ब्यूरोक्रेसी के ताबे करने की एक तवील रवायत थी, इसलिए मैंडरिन्स, जिन्होंने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, अक्सर जंगें चलाते थे। अच्छे लोहे को कील बनाने में ज़ाय नहीं करते, एक आम चीनी कहावत थी, जिसका मतलब ये था कि वाकई बासलाहियत लोग शहरी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होते हैं, फौज में नहीं। तो फिर ये तमाम मिंडारेन मर्द ही क्यों थे? ये माकूल तौर पर दलील नहीं दी जा सकती कि उनकी जिस्मानी कमजोरी कम टेस्टोस्टेरोन की सतह ने ख़वातीन को कामयाब मिंडारेन, जर्नैल और सियासतदान बनने से रोका। जंग का इंतज़ाम करने के लिए अब को यकीनन बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा जिस्मानी ताकत अजारहियत की। जंगे पब की लड़ाई नहीं होती, वो बहुत पेचीदा मंसूबे हैं जिनके लिए तंजीम, ताउन और मुफाहमत की गैर मामूली डिग्री की ज़रूरत होती है। घर में अमन बरकरार रखने, बैरून मुल्क इत्तेहादी हासिल करने और दूसरे लोगों के जहनों में क्या चल रहा है इसे समझने की सलाहियत, ख़ास तौर पर अपने दुश्मनों की, आमतौर पर फतह की किलीद होती है। लिहाजा एक जारहाना वहशी अक्सर जंग चलाने के लिए बदतरीन इंतखाब होता है। एक बाहमी ताउन करने वाला शख्स जो मुफाहमत करना, और पैर करना और चीज़ों को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखना जानता हो, कहीं बेहतर होता है। ये वो मवाद है जिसे सल्तनत बनाने वाले बने होते हैं। फौजी तौर पर नाहल अगस्टस एक मुस्तहकम शाही निज़ाम कायम करने में कामयाब हुआ, एक ऐसा कारनामा जो जूलियस सीज़र और सिकंदर आज़म दोनों के लिए नामुमकिन था, जो कहीं बेहतर जर्नैल थे। इसके मुआसरीन और जदीद मौरिखीन दोनों अक्सर इस कारनामे को इसकी वर्चू ऑफ क्लेमेंशिया, नर्म मिजाजी और रहम दिली से मंसूब करते हैं। औरतों को अक्सर मर्दों के मुकाबले में बेहतर और पैर करने वाली, मैनिपुलेटर्स और मुफाहमत करने वाली के तौर पर स्टेरियोटाइप किया जाता है, और उन्हें दूसरों के नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखने की आला सलाहियत के लिए सराहा जाता है। अगर उन स्टेरियोटाइप्स में कोई सच्चाई है, तो औरतों को बेहतरीन सियासतदान और सल्तनत साज बनना चाहिए था, और जंग के मैदानों पर गंदे काम को टेस्टोस्टेरोन से भरपूर लेकिन सादा लौ मर्दों के लिए छोड़ देना चाहिए था। मकबूल अफसानों के बावजूद हकीकी दुनिया में ऐसा शाज़ और नादिर ही हुआ। ये बिल्कुल वाज़े नहीं कि ऐसा क्यों नहीं। इदरसरी जीन्स हयातियाती वजाहत की एक तीसरी किस्म वहशियाना ताकत और तशद्दुद को कम अहमियत देती है, और ये तजवीज़ करती है कि लाखों सालों के इत्तिका के ज़रिए मर्दों और औरतों ने बका और तौलीद की मुख्तलिफ हिकमत अमलियात तैयार की। चूंकि मर्द ज़रखेज़ ख़वातीन को हमला करने के मौका के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते थे, एक फ़र्द की तालीद के इम्कानात सबसे बढ़कर दूसरे मर्दों को पीछे छोड़ने और शिकस्त देने की इसकी सलाहियत पर मुनहसर थे। वक्त गुजरने के साथ वो मर्दाना जीन्स जो अगली नस्ल तक पहुंचे वो सबसे ज़्यादा पुरज़्म, जारहाना और मुसाबकती मर्दों से ताल्लुक़ रखते थे। दूसरी तरफ एक औरत को हमला करने के लिए एक मर्द तलाश करने में कोई मसला नहीं था। ताहम अगर वो चाहती थी कि इसके बच्चे इसे पोते पोतियों से नवाजे, तो इसे उन्हें 9 मुश्किल महीनों तक अपने रहम में रखना पड़ता था और फिर बरसों तक उनकी परवरिश करनी पड़ती थी। इस दौरान इसके पास खुराक हासिल करने के कम मौके होते थे और इसे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती थी। इसे एक मर्द की ज़रूरत होती थी। अपनी बका और अपने बच्चों की बका को यकीनी बनाने के लिए औरत के पास बहुत कम चारा था सिवाय इसके कि मर्द जो भी शराइत तय करता उन्हें कबूल करे ताकि वो साथ रहे और कुछ बोझ बांटे। वक्त गुजरने के साथ वो निस्वानी जीन्स जो अगली नस्ल तक पहुंचे वो ऐसी औरतों से ताल्लुक़ रखते थे जो फरमाबरदार निगहबान थीं। वो औरतें जिन्होंने ताकत के लिए लड़ने में बहुत ज़्यादा वक्त सेर्फ किया, उन्होंने अपनी उन ताकतवर जीन्स को मुस्तकबिल की नस्लों के लिए नहीं छोड़ा। उन मुख्तलिफ बका की हिकमत अमलियों का नतीजा तो नज़रिया ये है कि मर्दों को पुरज़्म और मुसाबकती होने और सियासत और कारोबार में सबकत ले जाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जबकि औरतों ने रास्ता देने और अपनी ज़िंदगियों को बच्चों की परवरिश के लिए वक्फ करने का रुझान रखा है।